आप अगर हम लोग बात करें, एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है किसी प्रोसेस के लिए, तो इन जनरली हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा एस निकालते हैं डेल्टा क्यू बाई टी से। इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बात इस फॉर्मूला से अपनी बात बन जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो फिर इससे बात अपनी नहीं बनेगी। तब हम लोगों को डेल्टा एस कैलकुलेशन के लिए हमको ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी इसको यूज करना पड़ेगा, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लेंगे T1 से T2, है ना। इंटीग्रेशन में लोअर टू हायर लिमिट लिया जाता है ना। अब इस जगह पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे dq रखना है, अगर इसको dq बोलो तो लिख सकते हैं du माइनस dw। अगर स्मॉल चेंज है तो dq इज इक्वल टू du माइनस dw ले सकते हैं। डेल्टा u या du की वैल्यू किसी भी प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हो NCV डेल्टा t। du की वैल्यू हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए क्या लगा सकते हैं? NCV डेल्टा t। ये फॉर्मूला डेल्टा u का किसी भी प्रोसेस के लिए लग जाता है। किसी भी प्रोसेस के लिए इसको हम लोग लगा सकते हैं। और dw की अगर बात करो तो हम लोग लिख सकते हैं P एक्सटर्नल ले लें, dv ले सकते हैं माइनस P dv, dw की जगह लगा सकते हैं। तो अगर dq देखो तो dq क्या लिख सकते हो आप? dq इज इक्वल टू du की जगह पे हम क्या ले लें? NCV डेल्टा t ले लोगे, और यहाँ पे माइनस PW है ना, तो ये क्या बन जाएगा? PdV बन जाएगा प्लस में। अब इस पूरे dq की वैल्यू जब हम यहाँ पे लगाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनल जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है कि डेल्टा एस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब PdV को लोगे तो PdV को इंटीग्रेट करते वक्त लोअर लिमिट V1 और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V2, V1 टू V2 होगा, और यहाँ पे आपका T1 टू T2 होगा इंटीग्रेशन जब करेंगे। अब हम लोग फाइनल फॉर्मूला पे आते हैं जो आपको याद रखना है। यहां तक नोट हो गया सबका? फाइनल फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस पहला टर्म आया NCV ln T2 बाई T1 और दूसरा आ जाता है NR ln V2 बाई V1। अब आप बोलोगे NR कहां से आ गया? NR हम लोगों ने यूज कर लिया कहां से? PV इज इक्वल टू NRT लेते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपका जो ये था P था इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने NR, ये यूज कर लिया हम लोग P इज इक्वल टू NRT बाई, इसको यूज करके ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला NCV ln T2 बाई T1
प्लस NrLn V2 बाई V1। याद रख लेंगे ये फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है जब आपको CV गिवन है ना, आपको CV गिवन है। अगर आपको CP गिवन है क्वेश्चन में, तो CP के फॉर्मेट में भी इस फॉर्मूला को हम लोग ले सकते हैं। तब हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे N CV की जगह क्या आ जाएगा, CP Ln T2 बाई T1 प्लस NR Ln, यहाँ पे आ जाएगा P2 बाई P1 नहीं आता है, P1 बाई P2, P1 बाई P2। ये दो फॉर्मूला डेल्टा S के लिए हम लोग याद रखेंगे। NCV Ln T2 बाई T1 प्लस NR Ln V2 बाई V1, और यहाँ पे आ गया NCP Ln T2 बाई T1 प्लस NR Ln P1 बाई P2। Ln है नेचुरल लॉग, अगर नेचुरल लॉग को आप बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 कॉमन ले लोगे। 2.303 कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, दोनों टर्म में Ln है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें बेस 10 में कन्वर्ट होगा। 2.303 कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग डेल्टा S कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब अगर मान लो हमने बोला कि कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करोगे तो ये चीज, ये T2 बाई T1 ये तो सेम हो जाएंगे, तो ये वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NR Ln V2 बाई V1। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमने बोल दिया आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो V2 बाई V1 वाला ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला। अगर बोला प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, आइसोबारिक प्रोसेस है, P1 P2 सेम है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ये बात समझ आ रही है सबको, बोलो, नोट कर लो, फॉर्मूला बना लो जल्दी जल्दी। इसी फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला बन जाएंगे। सबसे पहला एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस पहले वाले से बनाते हैं। आइसोथर्मल जब किया तो T1 T2 बराबर हो गए, तो ये वाली चीज हट जाएगी, V2 बाई V1 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला को लगाओगे तो ये टर्म हटेगा, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया अपना, आइसोथर्मल। आइसोकोरिक के लिए क्या बनेगा, ये टर्म 0, और तीसरा क्या बोल रहे हैं, आइसोबारिक। बना लीजिए तीनों फॉर्मूला, लिख लीजिए फटाफट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2 V1 वाला वो टर्म पूरा 0।
कर लेंगे आप। कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको गिवन हो, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंट्रोपी दी हो, तो डेल्टा एस निकाल सकते हैं। सिखाया है आपको। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं और मोल्स भी उसमें इंक्लूड करते हैं ना, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी इंक्लूड करते हैं। सिखाया है ना? अरेंज सिखाया है कि नहीं? है, बहुत धीरे से बोल रहे हो। मान लो ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर डेल्टा एस निकालना है तो एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही तो करते थे। एस अगर लेना है किसका किसका ले सकते हैं, एस ऑफ ए, एस ऑफ बी। यहाँ पे ए का ए भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे ना, एस ऑफ सी, और यहाँ पे सी का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एस ऑफ डी, यहाँ पे डी का मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस में क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ ए प्लस एंट्रोपी ऑफ बी, यहाँ पे बी का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स कितने हो उसका मल्टीप्लिकेशन। तो डेल्टा एस आपका कर लेंगे ऐसे सवाल। नोट कर लीजिए। फेज चेंज में एंट्रोपी चेंज सिखा दिया। फेज चेंज में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, बता दिया था फॉर्मूला, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाई टी, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाई टी। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है। जैसे मान लो बात कर रहे हैं हम लोग फेज चेंज, सॉलिड से बन रहा है लिक्विड, लिक्विड से बन रहा है गैस, और कोई केस ऐसा भी हो सकता है सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, है ना। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है पूरी पूरी। ये हो गया आपका सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। ऑनलाइन उनको आवाज तो आ रही है मानसी। तो फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, और क्या है आपका सब्लिमेशन। तो इन सारे प्रोसेस में जैसे हम लोग बोलते हैं जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्यूजन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को, मेल्टिंग पॉइंट। अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो जो भी टेम्परेचर होगा, अगर मान लीजिए फ्यूजन के लिए निकालना आपको डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, यानी कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है फ्यूजन में, डिवाइडेड बाय टी, जो भी टेम्परेचर है। ये टी क्या होगा, टी फ्यूजन, टी एफ लिख सकते, जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन हो रहा है। अगर आपको डेल्टा एस निकालना है किसका, वेपराइजेशन का, तो आप लिख सकते हो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए एंथैल्पी दी होगी, और टी बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। अगर आपको निकालना है डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन, तो डेल्टा एच पता होना चाहिए सब्लिमेशन का, डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर जिसपे सब्लिमेशन हो।
इजी है, कुछ खास बात है इसमें? कुछ नहीं है। एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पे। फेज ट्रांजिशन बोलेंगे। फेज का मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, या सॉलिड से गैस, या अपोजिट भी हो सकता है। हो गया? चलिए अब एक क्वेश्चन करके बताइए इस पे, डेल्टा एस पे, फिर थर्ड लॉ की बात करेंगे। सवाल कर लीजिए। 5 mole of an ideal gas, 5 mole of an ideal gas expands reversibly, 5 mole of an ideal gas expands reversibly from 8 decimeter cube to 80 decimeter cube। वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है 8 to 80 एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 degree centigrade। Calculate delta S, entropy change। Calculate entropy change। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल हो गया ना, एक ही टेम्परेचर दिया उसी पे हो रहा है पूरा प्रोसेस, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला लगा दीजिए। V1 V2 भी दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या डेटा गिवन है। N दे रखा है 5 मोल, V1 दे रखा है 8 डेसीमीटर क्यूब, V2 दे रखा है 80 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 27, तो 273 प्लस करेंगे तो 300 केल्विन आ, निकाल लीजिए। किस में निकाला? जूल में निकालिएगा, जूल वाला आर लगाइएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया? कोई ऐसा तो नहीं है? निकालिए। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर, क्या ले रहे हैं, एल एन V2 बाई V1, ये लगा रहे हैं। अब ln हटाएंगे तो 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1 आ जाएगा ना, 2.303 टी भी आएगा, टी का भी टर्म होगा ना, नहीं है फॉर्मूला में अपने, टी का टर्म नहीं है। एन आर एल एन V2 बाई V1, हाँ यही तो ले रहे हैं हम लोग। T1 T2 को तो वो कर दिया। एन है आपका 5 मोल,
R 8.31 ले लो, log ये कितना था 80, यही था ना। ये लॉग में आपने पूछा था कटता है ये, नहीं पूछा था। वैसे काटेंगे तो 10 बन जाएगा, शायद कटता नहीं है, पता नहीं। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2.3 इंटू 8.3, ये 4.6 हो गया। अच्छा 2 नहीं है 5 है, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करो। 2.3 इंटू 8.3 आंसर आ रहा है यहाँ पे। कहाँ गया? आंसर है 95.73 करके आ रहा है। हाँ 95 पॉइंट आ रहा है ना। जूल पर केल्विन है ना। 95 नहीं 95 कर लेंगे ऐसे सवाल पक्का। क्या करता तो देखते हैं इसको। इन्होंने लॉग पढ़ा नहीं है ना अभी लॉग पढ़ा नहीं है ना तुमने। चलो एक और करो। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक का मतलब which of the following process is isoentropic process। आइसोएंट्रोपिक का मतलब होता है जिसकी एंट्रोपी चेंज ना हो। आइसो का मतलब सेम रह रही है। ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, कौन सा होगा के हिसाब से? एंट्रोपी किसमें चेंज ना होने के चांसेस? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसो क्या बोला था, कोरिक। क्या होना चाहिए आइसोएंट्रोपिक जिसमें एंट्रोपी चेंज ना हो? एडियाबेटिक है ना, इसमें चांसेस है। अगर एडियाबेटिक लोगे तो क्यू चेंज क्या है आपका 0 होगा, तो डेल्टा एस के क्या होने के चांसेस है?
कर लेंगे ऐसे सवाल? पक्का? इसके बाद थर्ड लॉ करवा दें और थर्ड लॉ के बाद फिर थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दें। थर्मोकेमिस्ट्री तो आप बोलोगे एकदम मक्खन है, क्या ही है मैम, ये तो कुछ है ही नहीं, केवल प्लस और माइनस, मतलब जोड़ना और घटाना बड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कुछ नहीं है। सवाल आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले। हाँ आते हैं ना, आते हैं भाई। चलो लिखो डेल्टा एच। हाँ कौन सा पेपर? ये कौन है? ये कौन दे रहा है? ये न्यूज आ रही है पेपर टफ आएगा, एनटीए पे प्रेशर है, कोई भी टफ आ सकता है इसमें क्या? इस बार एडवांस कौन करा रहा है? अलग अलग आईआईटीज कराती है ना, जिस आईआईटी का जो डिपार्टमेंट अच्छा माना जाता है वो पेपर उस साल क्या होता है, टफ आ जाता है। इस बार कौन करा रहा है मुझे नहीं पता। ये दे रखा है क्वेश्चन में, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन 30 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन 75 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर इज, टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 atm, ये निकालना है। जो वेपराइजेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है, तो 1 atm जो लाइन लिखी है उस वो लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है। टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है किस टेम्परेचर पे ये वेपराइजेशन हो रहा है। फटाफट निकाल दीजिए, आपको फॉर्मूला पता ही है फेज ट्रांजिशन वाला, जल्दी से लगाइए। देखते हैं गौरांगी, पहले आंसर आपको देना है, नीट का भी ये सवाल है। जेई में जो इंटीजर टाइप के हलवा क्वेश्चन आते हैं वो नीट में भी आ सकते हैं। गरिमा तुम आगे बैठ के मुस्कुराने के अलावा सवाल भी क्या करो। गौरांगी निकला आंसर? किस दुनिया में हो? सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या सोच रहे हो उसमें बैठ के? यही तो फॉर्मूला है, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाई टी। टी निकालना है, बाकी सब डेटा दे रखा है। इंटीजर टाइप सवाल है, इंटीजर ज्यादातर क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, एकदम सीधे सिंपल फॉर्मूला पे डेल्टा एच। अब ध्यान इस क्वेश्चन में बस इतना ही गलती करेगा बच्चा, यहाँ किलो जूल है यहाँ जूल है, दोनों को सेम यूनिट में ले लो, है ना। जूल में ले लेते हैं, डेल्टा एच को 30 इंटू 1000 कर देते हैं तो जूल में आ जाएगा, और नीचे वाला ये जूल में है ना, तो अब निकल आएगा।
25 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 10 हो गया तो 400। कोई समस्या थी? कैलकुलेशन भी टफ नहीं दी थी, इतनी देर लगनी चाहिए थी आंसर तक निकलने में। बोलो हाँ या ना। नहीं, लड्डू सवाल। अब एक डिफिकल्ट करेंगे, हाँ इसके बाद थर्ड लॉ करवाएंगे ना। पहले अच्छा सवाल करेंगे ना, बढ़िया सा। चलिए करते हैं। अरेंज, आप जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं, है ना? शैतानी ना करो, बैठे बैठे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं लिखना है। डेल्टा P इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इनमें सवाल नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझना है फिर सवाल करना। सवाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं पता। डेल्टा H इज लेस देन 0, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा G लेस देन 0, थर्ड दे रखा है आइसोथर्मल आइसोबारिक। और फोर्थ दे रखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लैंग्वेज में लिखा है मैंने फॉर्मूला। सबसे पहला जो दे रखा है ध्यान से देखिए, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए सिखाया था डेल्टा G की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, है ना? तो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो गई, ये पहला मैचिंग हो गया। जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है, एंथैल्पी चेंज। और अगर प्रोसेस में एंडोथर्मिक है, मतलब हीट अंदर ली जा रही है, तो डेल्टा H होता है हमेशा पॉजिटिव। ये याद रखना है, डेल्टा H का साइन एक्सोथर्मिक के लिए माइनस और एंडोथर्मिक के लिए प्लस। तो ये वाले से ये मैच हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर दे रखा है, लेकिन मैच करने के हिसाब से यही मैच होगा। डेल्टा P अगर 0 है, प्रेशर चेंज 0 है, तो प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, आइसोबारिक कह सकते हो। और डेल्टा T यानी टेम्परेचर चेंज अगर 0 है तो आइसोथर्मल कह सकते हो। तो सेकेंड वाला थर्ड से मैच हो गया। बॉन्ड एनर्जी अभी सिखाई नहीं, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी को अगर माइनस करते हैं, अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि अगर आप डेल्टा H निकालते हो किसी रिएक्शन का, तो वो लेते हो आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? ज्यादातर जगह पे डेल्टा H अभी कैलकुलेशन हम सीखेंगे कई तरीके की, कंबशन की एंथैल्पी सीखेंगे, फॉर्मेशन की एंथैल्पी सीखेंगे, सब्लिमेशन की सीखेंगे, बहुत सारे जितने प्रोसेसेस होते हैं उनकी हमकी सबकी एंथैल्पी सीखेंगे अभी थर्मोकेमिस्ट्री में। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमेशा
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है डेल्टा एच निकालने के लिए, लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी पता होती है तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं तब डेल्टा एच निकलता है। ये फॉर्मूला भी सिखाया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला भी सिखाया था, ठीक है, कर लेंगे। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग आएगा, इजी आ गया तो मैचिंग आएगा, डिफिकल्ट आएगा तो कोई न्यूमेरिकल आएगा। उसमें आपको सोचना पड़ता है 1 मिनट तो नहीं, 1-2 सेकेंड आपको सोचना पड़ता है, प्रोसेस की लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के कि इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, है ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा, वर्क देखा तो वर्क का एक ही फॉर्मूला उठाया और लगा दिया। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, किसमें वर्क पूछा है, कैसे पूछा है, वो सब आप देख करके तभी आप करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। अब पक्का थर्ड लॉ पढ़ाया जाए। अब अरेंज, खड़े हो जाइए। वाटर फ्रीज कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस बना रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज होगी इंक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज होगी या इंक्रीज, डिक्रीज। अगर वाटर को आप आइस बना रहे हो एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी पहले वाले प्रोसेस में मैंने बोला था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हम लोग वाटर को की फ्रीजिंग कर रहे हैं -10 तक, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी या इंक्रीज, मानसी बताइए। वाटर नॉर्मल टेम्परेचर का, उसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाके आइस बना रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज ही होगी, है ना। आइस बना रहे हो, टेम्परेचर पहले 0 पे कर रहे थे, अब उसी को माइनस पे कर दिया, है ना, तो डिक्रीज ही होने वाली है। फिर उसके बाद है N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना, तीनों गैसेस हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, ये है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, हाँ डिक्रीज होएगी, क्यों, इंक्रीज होएगी, क्यों, बोलिए क्यों, रीजन तो बताना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, एस, कौन बताएगा, क्यों, गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं ना, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 + 3 मोल थे, 4 थे, और प्रोडक्ट में कितने हो गए, 2 हो गए, तो गैसियस मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना। बैठिए। एडजॉर्प्शन ऑफ CO गैस एट द लेड सरफेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एडजॉर्प्शन करा रहे हैं, एडजॉर्प्शन अभी आपके मेंस में नहीं है, लेकिन इतना तो पता ही होगा आपका, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंस तो पता है ना, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन है, मतलब जैसे मान लीजिए कि सपोज आपने कोई चौक का टुकड़ा लिया है ना, उसको आपने इंक में डाल दिया और निकाला, तो आप जब इंक को तोड़ते हो, चौक को तोड़ते हो ना बीच से, तो आप देखते हो सरफेस पे ही उसका ब्लू कलर का इंक आया हुआ है, अंदर तक अगर नहीं गया है, पूरा अंदर तक इंक नहीं गया, केवल सरफेस पे हुआ फिनोमिनन, सरफेस पे कोई चीज अटैच हुई, तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर मान लो अंदर तक चली जाए, अगर आपने चौक डाला उसमें, थोड़ी देर तक छोड़ दो, तो आप ये भी देख सकते हो थोड़ा टाइम छोड़ने के बाद
कि पूरा अगर आप बीच से ब्रेक करो तो पूरा जो चौक है वो अंदर भी क्या हो जाए, नीला हो जाए। अगर अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक मतलब मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और अगर केवल सरफेस पे हो रहा है तो क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसको लेड के सरफेस पे, लेड है सॉलिड है, इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब करा रहे हो, है ना, इसके सरफेस पे क्या करा रहे हो, एड्सॉर्ब करा रहे हो। तो क्या सोचते हो आप, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एड्सॉर्ब करा दे रहे हैं सरफेस पे, क्यों, कम क्यों हो रही, बताओ, जो सोच रहे हो बोलो। चेंज होगी, पूछ रहे हैं, चेंज पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज से भी आपको गेस करना पड़ता है। श्रेया बोलिए, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं सीओ के, तो गैस है तो फ्री है, बिल्कुल इधर उधर भाग रही है, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज्यादा होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब आप क्या कर रहे हो, इसको एड्सॉर्ब करा रहे हो। एड्सॉर्प्शन का इनडायरेक्टली मतलब होता है सरफेस पे आके अटैचमेंट हो रहा है, बॉन्ड वॉन्ड बनेंगे कुछ, है ना, जुड़ रही है चीज। तो अगर चीज फ्री घूम रही थी, गैसियस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में थे, फ्री थे, अब आपने उसको एक सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब करा दिया, एड्सॉर्ब का मतलब कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो गई, जुड़ेगा जब तो फ्रीनेस कम होगी, उसकी रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे आके सीओ के मॉलिक्यूल अटैच होने लगे, जब सीओ के मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होने लगेंगे, बॉन्डिंग होने लगेगी, तो एंट्रोपी अपने आप क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, कम होने लगेगी, एड्सॉर्प्शन होगा। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर है क्या? इसके बाद दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, नमक को डिसॉल्व कर रहे हो पानी में। 5 प्रोसेस दिए हैं, बोल रहे हैं 2021 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीजेस। ए दिया था फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने अरिन से पहला क्वेश्चन पूछा था। फिर दूसरा था फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन था। थर्ड है आपका N2+3H2 gives 2NH3। फिर है एड्सॉर्प्शन ऑफ CO गैस एट लेड सरफेस, है ना, और फिर फिफ्थ है आपका डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इनटू वाटर। ये सी ऑप्शन था, ये डी था, और ई क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इनटू वाटर। क्या सोचते हो? एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा, डिक्रीज होगी? आंसर्स दे रखे हैं कि किसमें डिक्रीज होगी, ये पूछा है। आंसर्स दे रखे A B C D, B and C, A and E, A C E। ए था वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बना रहे हो, बी था वाटर को -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस, किसमें डिक्रीज होगी ये पूछा। ई में क्या बन रहा है,
ये लोग कह रहे हैं कि NaCl तो सॉलिड होगा, सॉलिड को आप क्या कर रहे हो, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स और फ्री हो जाएंगे, और अगर फ्री होंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, NaCl का मान लो ये क्रिस्टल है, Na+ है, Cl- है, आपस में जुड़े हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इनको सेपरेट आउट करने का काम करता है, दूर करने का काम करता है, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, दूर दूर हो जाएंगे तो बढ़ेगी एंट्रोपी, है ना। तो यहाँ पे तो पांचवें वाले में एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बाकी सब में क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर है। तो ज्यादा ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोचना है, कैलकुलेशन भी नहीं थी कोई, है ना। तो इसका मतलब इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, पैटर्न बहुत सारे हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है, नई कहानी लेके आता है। चलो थर्ड लॉ पढ़ा देते, नहीं तो तुम बोलोगे मैम तो सवाल करा करा के, मैम तो हमारा करा तो नहीं दिया है। थर्ड लॉ कुछ है नहीं, ये तो सबसे इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो temperature, that is 0 degree Kelvin, at absolute zero temperature, entropy of perfectly crystalline solid, perfectly crystalline solid is 0। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टल है तो उसकी एंट्रोपी 0 डिग्री केल्विन पे जब उसको रखोगे तो क्या हो जाएगी, 0। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, मॉलिक्यूल्स इधर उधर किस तरीके से रैंडमली भाग रहे हैं, वही होती है एंट्रोपी। अगर 0 डिग्री केल्विन पे हम लोग KTG जब पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि एट 0 डिग्री केल्विन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एज्यूम टू बी 0। 0 डिग्री केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लेते हैं, 0। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी को 0 डिग्री केल्विन पे हम क्या लेते हैं, 0। अगर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा है, तो रैंडमनेस होगी नहीं, तो इसका मतलब बोलते हैं हम लोग कि डेल्टा एस क्या होगा, एस क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, है ना। पर ये जो कंडीशन है ये है आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, कोई सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टल होता ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है ना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई चीज परफेक्टली क्रिस्टल नहीं होती है तो हम लोग कहते हैं कि अगर टेम्परेचर टेंस टू 0 है, यानी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री केल्विन के आसपास है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री केल्विन है, तो एस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, टेंस टू 0। ये तो पढ़ा होगा ना आपने मैथ्स में, ठीक है, बात समझ में आ गई।
सिचुएशन क्या है ये? आइडियल। ऐसा इन जनरली होता नहीं है। लिमिटेशन लिख लीजिए, क्या है इसकी लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ? थर्ड लॉ की क्या है लिमिटेशन? जान तो गए हम लोग की थर्ड लॉ ये है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? छोटू छोटू से कुछ ग्लासी सॉलिड्स, पहला पॉइंट लिख लो, ग्लासी सॉलिड्स even at 0 degree Kelvin has entropy greater than 0. Glassy solids even at 0 degree Kelvin have entropy greater than 0. मतलब ग्लासी सॉलिड्स में 0 डिग्री केल्विन पे भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है 0 से ज्यादा। सॉलिड हैविंग मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, solid having mixture of isotope, मान लो जैसे हमने बोला क्लोरीन सॉलिड है हमारे पास, है ना, लेकिन उसमें क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। दो तरीके के अगर आइसोटोप ले लोगे, अलग अलग मासेस वाले ये हो जाएंगे एटम्स, तो ये कभी भी कितना भी टेम्परेचर कम कर दो, 0 तक भी ले आओ, तो भी ये आपके इनकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी। एंट्रोपी नेवर 0 एट 0 डिग्री केल्विन। आइडियल सिचुएशन है 0 डिग्री केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी 0, तो एंट्रोपी क्या होगी? 0। लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह पे नहीं देखा जाता है। थर्ड पॉइंट लिख लो, क्रिस्टल्स ऑफ CO, N2O, NO, H2O, crystals of CO, NO, N2O, H2O। क्रिस्टल मतलब आइस हो गया, पानी का क्रिस्टल आइस हो गया। Do not have परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं? डिसऑर्डरनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, एंट्रोपी बिल्कुल खत्म हो जाए, मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बैठे रहे, ऑर्डर्ड हो जाए, है ना। डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर एट 0 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर एकदम लो कर दिया ताकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे बैठे रहे, परफेक्ट ऑर्डर बन जाए, वहां पे डिसऑर्डरनेस खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई समस्या? इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए, एनसीईआरटी में क्या पूछा है भाई? एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 6.10। चलिए करिए, एनसीईआरटी की तो और भी अच्छी बात है। अरेंज खड़े हो जाएंगे, बहुत हंसी आ रही है, खड़े होके क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए सवाल लिखिए।
प्यारा सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल, जल्दी लिखिए। हाँ, 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। घबराना नहीं है क्वेश्चन से। एंट्रोपी चेंज इज, बैठिए, 549.4 जूल पर केल्विन इंटू मोल। एंट्रोपी चेंज दे रखा है एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन, ठीक है। आगे लिख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज -1648 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। इतना डेल्टा एच दे रखा रिएक्शन का। In this reaction, negative entropy change, in this reaction, negative entropy change but reaction is spontaneous. Why? आपको बताना है डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव में है 549 550, है ना, और डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव में है -1648 इंटू 10⁻³ जूल। इस रिएक्शन में नेगेटिव एंट्रोपी चेंज है, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्यों? रीजन देना। चलिए, स्पॉन्टेनियस किससे निकालते थे अपन? डेल्टा जी वाले से। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाते थे ना। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? कैलकुलेशन तो छोड़ो, उससे पता तो चल रहा होगा आपको नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। पड़ेगी, कैलकुलेशन करके देख लो। नेगेटिव आ रहा है,
नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? 549 में 298 का मल्टीप्लाई करो तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है, इससे छोटी आ रही है, इससे छोटी आ रही है। छोटी आएगी तभी तो नेगेटिव बनेगी। फाइव 49 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 298। नेगेटिव ही आ रहा है, 163 आ रहा है ना, छोटा आ रहा है। हाँ तो नेगेटिव ही आएगा, छोटा आ रहा है तो। 163 करके कुछ आ रहा है, यहाँ पे आएगा 164 करके ना, नेगेटिव ही आ रहा है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या आएगा आपका? स्पॉन्टेनियस ही आएगा। डेल्टा जी अगर नेगेटिव कैलकुलेट हो रहा है, किस फॉर्मूला से निकाला? ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का इंट्रो करा दें आपसे। खत्म। अगर प्रॉब्लम्स के उससे देखेंगे तो प्रॉब्लम्स करा सकते हैं अभी 3-4 लेक्चर। प्रॉब्लम्स बहुत है ना इसमें, वैरायटी लास्ट में कराएंगे भी। हाँ लास्ट में करवाएंगे भी ना क्वेश्चन सब, तो उसी से तो आइडिया लगता है कैसे ऐसे चैप्टर्स में। चलिए थर्मोकेमिस्ट्री पे आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें या 2-4 क्वेश्चन करेंगे ग्राफ आपके? चालू कर दें? चलो चालू कर दिया था। हाँ यार, हाँ 5 मिनट कहाँ बचे? हाँ 5 मिनट बचे बहन, टाइम ही टाइम है। शुरू तो हो ही जाएगा ना, शुरू कर दे। चलो हेडिंग डालो थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स अपना खत्म कर दिया हमने, अब हम लोग किस पे आ गए? थर्मोकेमिस्ट्री। नहीं, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी अब हम लोग, अभी तक हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे, अब हम लोग केवल केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। थर्मो केमिस्ट्री पे आ गए। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मो केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन लिखा है, आपने ये रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें आप सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन करते हो
इसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आप लिखते हो, डेल्टा एच बताते हो, एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, मान लो x किलो जूल पर मोल हो रहा है, इसको कितने टेम्परेचर पे आप, किस डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको कर रहे हो या किस केल्विन पे आप कर रहे हो। प्रेशर भी अगर इसका लिखते हो आप, तो आप बताते हो इस इक्वेशन को, आप क्या बोलोगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर किसी रिएक्शन की आप सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को मेंशन करो, वो किस टेम्परेचर या प्रेशर पे हो रहा है उसको मेंशन करो, अगर उसमें उस रिएक्शन में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है या कितना एनर्जी गेन हो रहा है, कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, डेल्टा एच कितना चेंज हो रहा है, उसको आप मेंशन करते हो, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, है ना। उसकी थर्मोडायनेमिक्स हमने बता दी, प्रेशर बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, डेल्टा एच बता दिया, सबकी फिजिकल स्टेट बता दी, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन वी मेंशन a thermochemical equation, chemical equation, when we mention a chemical equation with physical states बता रहे हैं किसकी किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, टेम्परेचर, प्रेशर, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, then it is called thermochemical equation। तब इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच लिख दीजिए, प्रेशर लिख दीजिए, टेम्परेचर लिख दीजिए, उनकी फिजिकल स्टेट लिख दीजिए, उसको क्या बोलोगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री यहीं से शुरू हो रही है। चलिए फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, नोट कर लिया। हो गया, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी मालूम है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी मालूम है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए तो डेल्टा एच निकल आएगा। अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ग्रेटर देन रिएक्टेंट की एंथैल्पी है ना, पॉजिटिव अगर आ रहा है तो। और ऐसा जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन HP माइनस HR कर रहे हैं, अगर ये आ गया डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, HP छोटा है और HR बड़ा है, तभी तो आएगा। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तभी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट आपको बाहर से प्रोवाइड करानी पड़ती है, देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक।
कोई समस्या? बोलिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो डेल्टा एच का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। अगर आप रिएक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जैसे मान लो रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी हो रहा है। इसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दे रखा है -50 किलो जूल पर मोल। अगर अब आपको पूछ लिया C प्लस डी गिव्स A प्लस बी बन रहा है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपने केवल रिएक्शन का चेंज किया है, साइड ही तो चेंज किया है। इसमें जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन चुके हैं और जो प्रोडक्ट थे वो क्या बन गए, रिएक्टेंट। तो अपोजिट जैसे ही करते हैं वैसे ही वैल्यू सेम टू सेम रहेगी और क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बोलिए। हम्म, तो जीरो ही रहेगी फिर आगे भी। वो नहीं मेंशन कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग ऑन है, क्लास के बाद बात करना चालू। अगर आप रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, अगर ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर से, है ना, अगर आपने नंबर से क्या किया, डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, है ना, तो किसी नंबर से अगर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो डेल्टा एच होता है उसमें भी उसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लो कि हमने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये बन रहा है ना। अब हमने बोला इसका जो डेल्टा एच है वो हमने देखा है आपका, इसमें जो हीट निकल रही है वो 50 किलो जूल निकल सपोज, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से क्या किया, डिवाइड। तो अब जब हम निकालेंगे इसकी हीट, इसके लिए निकालना चाहोगे तो 50 बाई क्या आ जाएगा, बात को समझ आ रही है? मतलब जो ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करेंगे इक्वेशन के साथ वही डेल्टा एच के साथ हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एच में भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज पर मोल निकाल रहे हैं आप, एक मोल के लिए मेंशन कर रहे हो, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर इक्वेशन सेम है तो। यहाँ पे देखो मैंने किलो जूल लिखा है, केवल पर मोल नहीं लिखा ये वाले डेटा में। ये एक मोल के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अगर एक मोल के लिए निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही बनी रहेगी, है ना। और कुछ खास बात नहीं है इसमें ऐसा।
एक्सो एंडो बताया है, वो तो आपको बता ही दिया। अब पढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। चलो, एक एंथैल्पी पढ़ लो। बहुत सारी पढ़नी है, एक पढ़ लो आज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर इस डेल्टा एच एफ को ऐसे लिखो आप, यहाँ पे एक नॉट लगा दो, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर ऊपर नॉट लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये निकालते हैं हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर पे। अगर स्टैंडर्ड निकालना है तो इसके ऊपर ऐसे नॉट साइन लगा होगा, और ये कब निकालते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा एच एफ समझ लो होता क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आप किसी कंपाउंड को बनाना चाहते हो, CO2 को बनाना चाहते हो, ठीक है? CO2 का 1 मोल बनाना है आपको। CO2 का क्या बनाना है? 1 मोल। किससे बनाना है? जिस भी एलिमेंट से वो मिलके बना हुआ उससे बनाना है। और वो एलिमेंट किस स्टेट में होना चाहिए? अपनी नेचुरल स्टेट में या मोस्ट स्टेबल स्टेट में। मतलब नेचर में CO2 बनाना है 1 मोल, तो कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन नेचर में किस स्टेबल स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट से अगर आप 1 मोल CO2 बनाते हो, तो जितना रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज होता है उसको आप बोलते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्मेशन के लिए किससे बनाना है? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट किस स्टेट में होने चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, डेथ हो गई, वो डिग्रेड होने लगा, तो एनिमल की बॉडी में ज्यादातर क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन जब डिग्रेड होता जाता है, डिग्रेड होते होते अल्टीमेटली कार्बन जो है सबसे ज्यादा जो उसकी स्टेबल स्टेट है वो होती है ग्रेफाइट। वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट में। तो इसका मतलब अगर CO2 को बनाना है तो C ग्रेफाइट लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है ऑक्सीजन गैस, गैस के फॉर्मेट में नेचर में होता है, तो ऑक्सीजन गैस, और इन दोनों को यूज करके आप 1 मोल बनाओगे। उस पूरे प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखें CO2 के लिए, तो ऐसे लिखेंगे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी कितने मोल? 1 मोल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो C ग्रेफाइट। कार्बन कौन से फॉर्मेट का होना चाहिए? ग्रेफाइट। O2 गैस, CO2 गैस बनेगी कितनी? 1 मोल।
डेफिनेशन लिख ले एक लाइन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। डेफिनेशन लिख लो। इट इज एंथैल्पी चेंज information of enthalpy change information of enthalpy change information of 1 mole of compound from its constituent element in their most stable state. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिनसे वो बना है वो किस स्टेट में होने चाहिए? मोस्ट स्टेबल। अब अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री का इंट्रो हो गया।